हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 को देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आप सबको इस वीडियो में क्लास 10 का गणित, संपूर्ण गणित का रिवीजन कराने वाला हूं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, कि हर साल पेपर में 5-6 सालों से आता ही आता है। तो आइए सबसे पहले मैं आप सबके लिए एक क्वेश्चन ले लाया हूं। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। हर चैप्टर वाइज मैं आप सबको कराऊंगा, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं। और ये क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं ना तो आप लोग आराम से 70 पाएंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन है, कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले हम संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे ऐसे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, यहाँ जाएगा 1 2 अठे 16। फिर हम लोग 2 से काटेंगे तो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये जाएगा 2 नवा 18। फिर हम काटेंगे कहां से, 3 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 एक में 3, 3 त्रिकी 9। ठीक है, फिर हम काटेंगे क्या, 13 से काटेंगे। अब एक ही बार में 13 से ही कटेगा एक बार में। तो कह रहा है अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो इसका हम लिखेंगे अभाज्य। यहां लिखिएगा आप लोग अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणा 13। तो यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आप लोग इसका आंसर कर लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसको हल करेंगे और किस तरीके से लिखना है। कह रहा कि 65 और 117 के एचसीएफ इसके रूप का, मतलब इसके रूप का है, मतलब के रूप में व्यक्त करते हैं, मतलब इसके रूप का है। तो सबसे पहले हम लोग 65 और 117 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड से ही निकाल लेते हैं इसका एचसीएफ। अगर हम लोग 65 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, आइए यहाँ थोड़ा साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ आपको दिखाते हैं, अगर 65 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा आपका 5 से 13 बार में, फिर कटेगा क्या, 13 से एक बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, 5 गुणे 13 हो जाएगा। और वैसे ही हम लोग अगर 117 करेंगे, चलिए यही कर देते हैं, 117 करेंगे तो 117 कैसे करेंगे तो अगर हम 3 से काटते हैं, देखिए 3 से, तो 3 त्रिकी 9, यहां तो जाएगा 3 नवा 27। फिर हम लोग 3 से काटेंगे तो 3 एक में 3, 3 त्रिकी 9। फिर हम लोग 3 से 13 से काटेंगे तो यहाँ पे 1, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 13। यहां लिख लेंगे क्या, 3 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब हमको निकालना है एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, चलिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कितना, 65 और 117 का। तो देखिए एचसीएफ निकालने का तरीका, अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13, बस 13 ही कॉमन है, तो यही आपका एचसीएफ है। यानी एचसीएफ 65,117 का हो जाएगा 13। अब कह रहा है कि जो आपका एचसीएफ रेट, क्वेश्चन में कह रहा है कि एचसीएफ को इसके रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा जाए। तो क्या करना है, इस 13 को हम इसके बराबर कर देंगे। तो आपका 65m माइनस 117 बराबर हो जाएगा 13। यहां लिखिएगा आप लोग प्रश्न से, लिखिएगा आप लोग प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न ऐसा कह रहा है। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, चलिए हल कर लेते हैं। ये देखिए 65m, ये इधर माइनस से जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू उधर तो 13 और ये जाएगा तो प्लस, इसको हम प्लस कर लेंगे तो जाएगा 13, 65m इक्वल टू, अब 113 117 और 13 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 130। ठीक है, तो ये हो जाएगा 130। तो m का मान आपका निकल जाएगा 130, और इधर गुणा में है, जाएगा तो भागा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 65। 65 दूना होता है 130, तो आपका m का मान निकल जाएगा क्या, 2। और वही m का मान क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो यही m का मान आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बोर्ड पेपर में लिखिएगा। ये तरीका बहुत ही सिंपल है और एक भी नंबर नहीं कटेगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका ये अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद से उसका घात का योग आपको देखना है। तो आइए सबसे पहले आप लोग यहां लिखिएगा हल, ठीक है, हल लिखिएगा सिंपल तरीका से, एकदम सिंपल तरीका से मैं बता रहा हूं। आप लोग ऐसा क्वेश्चन पेपर में देख कर जाइएगा, 100% मिलेगा। 144 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, चलिए कर लेते हैं 144 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 एकम में 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 18 बार में चला जाएगा। फिर 2 से करेंगे आपका तो यहाँ पे 9 बार में चला जाएगा। और फिर 3 से करेंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा। और फिर 3 से करेंगे तो ये आपका 1 बार में चल जाएगा। लिखेंगे अब 144, यानी लिखिएगा 144 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, चलिए यहां कर लेते हैं। जो लिखा गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। अब एक क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों की संख्या। तो सबसे पहले देखिए 2 को बार है 4 बार, तो 2 का घात 4 कर देंगे। गुणे 3 को बार है आपका, तो 3 है आपका 2 बार, तो 2 घात कर देंगे। अब कह रहा है इन घातों का योग, तो घात यहाँ पे क्या है 4, लिखेंगे क्या घातों का योग, घातों का योग। तो घातों का योग क्या हो जाएगा आपका, देखिए घात क्या है 4 है, तो 4 अब प्लस ये क्या है घात 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो आपका 4 और 2 6, तो घातों का योग कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग को बोर्ड में हल करना होगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, चौथा नंबर कह रहा है कि संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम यानी कि मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले यहां लिखेंगे हल, ठीक है, ऐसे आप लोग हल कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हर साल पेपर में 5-6 बार लगातार सालों से रिपीट करता आ रहा है। तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन को देख करके जाइएगा, 100% आप लोग का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 26 और इक्वल टू कर देंगे, और फिर लिखेंगे क्या 91, फिर इक्वल टू कर देंगे, यहाँ पे 91 लिखे, ठीक है, ऐसे इक्वल टू कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमको करना होगा क्या 26 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ साइड में हम लोग पहले 26 का कर लेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से जाएगा आपका 13 बार में, फिर जाएगा आपका 13 से जाएगा 1 बार में। उसके बाद से तो हम लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया आपका, तो 2 गुणे 13। अब कर लेंगे 91 का, 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना कर लेंगे, तो ये जाएगा देखिए एक बार में 7 से जाएगा, 7 से जाएगा 13 बार में, 13 सत्ते 91 और 13 का में यहाँ पे 13 जाएगा, यानी 7 गुणे जाएगा आपका 13। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले निकाला हमको एचसीएफ यानी कि मौसर, तो लिखेंगे एचसीएफ 26,91 बराबर। तो हमको पता है कि एचसीएफ निकालते हैं जब दोनों में जो कॉमन होता है उसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ दोनों में कॉमन है मात्र 13, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 13। तो पहला का आपका आंसर इतना निकल जाएगा। उसके बाद से आप लोग को निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, चलिए लिखते हैं एलसीएम यानी कि आपका लॉस 26,91। तो क्या होता है कि जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। तो पहले कॉमन 13 है तो इसको लिख लेते हैं 13 को। अब जो ये बच गया उसको भी लिखते हैं, तो 2 भी बच गया है और गुणे ये 7 भी बच गया। चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, जब हम 13 से गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा 26 और गुणे 7। चलिए कर लेते हैं गुणा। तो 7 छक्के 42 का आपका हो जाएगा 2, हासिल का 4 हो जाएगा और 7 दूना 14, 4 आपका 18 हो जाएगा। तो 182 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपका 13 और एलसीएम आपका 182 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार हर साल पेपर में आता ही आता है। ये आपका 4 नंबर में आता है और हर साल ये क्वेश्चन में आता है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये क्वेश्चन को अगर लगभग देखा जाए जब से एनसीईआरटी बुक लगा है यूपी बोर्ड में, हर साल पेपर में आता ही आता है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहले हमको पता है कि करनी में 2 अपरिमेय है। देखिए मैथमेटिक्स इतना
माथा पच्ची वाला सब्जेक्ट है ना, कह रहा है हमको पता होता है कि कर्णी के अंदर संख्याएं अपरिमेय होती है, लेकिन कहता है नहीं, हम नहीं मानेंगे, आपको दिखाना होगा कि कर्णी के अंदर दो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आइए दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए करना क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, और लिखेंगे क्या, माना। हम लोग यहाँ दिया ना अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, तो हम इसके विपरीत मान लेंगे कि माना कर्णी में दो एक परिमेय संख्या, तो लिखेंगे यहाँ पे कि माना कर्णी में दो एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय परिमेय संख्या, ठीक है। ऐसे आप लोग मान लीजिएगा कि माना कर्णी में दो एक परिमेय संख्या है। उसके बाद से जब ये परिमेय संख्या हो जाएगा तो यह किसके रूप का होगा, P बटे Q के रूप में, चाहे A बटे B के रूप में। चलिए हम लोग यहाँ पे P बटे Q के रूप में मान लेंगे। तो जब ये परिमेय संख्या हो जाएगा तो कर्णी में दो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा P बटे Q के रूप में, ठीक है। P और Q, जहां पे P और Q मानेंगे, लिखेंगे यहाँ पे जहां पे P कॉमा Q एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अभी मैं आप सबको बता रहा हूं कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसे आप लिखिएगा कि जब P और Q एक सह अभाज्य संख्या हो जाएगा, इसका मतलब P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, एक, केवल एक ही होगा। ये बात अभी आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, जब मैं आप सबको लास्ट में ले जाऊंगा वहां पे इसका काम आने वाला है कि क्यों हम P और Q को सह अभाज्य संख्या माने हैं। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF, जिनका मौसा यानी जिनका गुणनफल यानी जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो हम इसीलिए माने हैं कि P और Q क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। अब देखिए, अब इसको हम लिख लेंगे, तो कर्णी में दो बराबर P बटे Q। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। आइए यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर बराबर P बटे Q का स्क्वायर, ये हो जाएगा। आइए आगे हल कर लेते हैं। अब किस तरीके से आगे हल करेंगे, जब देखिए अंडर रूट के अंदर दो है और इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट गुणे अंडर रूट दो, केवल आपका यहाँ पे दो बच जाएगा, बराबर P का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका क्या, Q का स्क्वायर, ठीक है। इतना कर लेंगे। उसके बाद से कैसे करना देखिए, अब इस Q को भेज देंगे इधर, Q किस में है, इधर भागा में है, जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, इधर 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे देखिए, अब थोड़ा सा हम इस दो को लेके जाएंगे इधर, तो दो किस में है, गुणा में, जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे दो, ठीक है। अब यहीं तक देखिए। अब हम लोग क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को दिमाग लगाना है। कहां पे देखिए, जो दो है P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहां लिखे हैं क्या कि दो कॉमा P स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, देखिए क्योंकि भागे में है तो विभाजित करता है। अब थोड़ा सा आप लोग सोचिए कि अगर दो P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब जो ये दो होगा P को भी विभाजित करेगा। कैसे देखिए, अगर हम बोल दें कि 5 का स्क्वायर बटा है 5 कर रहा है इस
5 के स्क्वायर का विभाजित। इसका मतलब इसका जब हम निकालेंगे वर्गमूल यानी 5 का होगा तो ये 5 भी 5 को क्या करेगा, विभाजित करेगा। वैसे ही जब 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 होगा पी को भी विभाजित करेगा। क्या लिखेंगे कि 2 पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद से क्या करना है, जब ये पी स्क्वायर को करेगा, अब हम आगे कुछ और मानेंगे, लिखेंगे अब समीकरण 1। अब देखिए इसी को हम लोग मान लेते हैं क्या, यहां पे देखिए मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 1, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, जो आपको यहां पे जो ये P है ना, ये P, इसको हम लोग कुछ अलग मान लेंगे। तो मानेंगे क्या, देखिए अगर हम मान ले क्या कि P बराबर मान लेते हैं C। क्या मान लेते हैं, P बराबर C। केवल आपको मानना, एकदम सिंपल तरीका लिख लीजिएगा, माना P बराबर C। अब कैसे हल करेंगे, देखिए ये समीकरण नंबर 1 आपका है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2, ये है। अब इसमें हम पी स्क्वायर जब ले लेंगे सी, तो क्या जाएगा आपका यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर और बटे हो जाएगा 2, यानी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बटे हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए ये 2 जाएगा तो इधर हो जाएगा गुणा, और ये आएगा तो भागा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इधर भागा, यानी कि 2 बराबर सी स्क्वायर बटे हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो क्यू है सी स्क्वायर को विभाजित करता है, लिखेंगे क्या, क्यू सी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। वैसे ही तो Q भी C को विभाजित करेगा, लिखेंगे Q भी C को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखिए अब आपका क्वेश्चन हल हो गया, बस इतना ही करना था। अब देखिए कैसे करना था, यहां देखिए Q, जो Q है C को विभाजित करता है, और इधर जो 2 है P को, इसका मतलब Q और P, एक C और एक 2। देखिए P और Q दो संख्या, एक 2 से इधर और एक C से इधर, दो संख्या से विभाजित हो गया। अब P और Q हम लोग क्या माने थे, P और Q हम लोग माने थे सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या केवल टू केवल 1 से विभाजित होती है और अपने आप से, यानी कि उन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 और C 2 हो गया, इसका मतलब जो हम लोग यहाँ पे माने थे P और Q सअभाज्य संख्या नहीं होगा, इसलिए जो हम लोग परिमेय संख्या करनी में 2 एक हम लोग परिमेय संख्या माने थे, यह परिमेय संख्या न होकर के इसका विरोध हो रहा है। इसका मतलब करनी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः करनी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिख करके आएंगे तो 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 5 देखे थे, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 5 देखे थे, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे यहाँ लिखेगा आप लोग हल, यहाँ पे हल आराम से पढ़ना है। मैथमेटिक्स में ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे क्वेश्चन गलती हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखिए अब कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य। अब आ गया बहुपद से क्वेश्चन, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए मध्य पद को तोड़ देते हैं, तो मध्य पद को तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इसको करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस एक्स माइनस 3। देख लीजिए अगर इसको तोड़ेंगे ऐसे तो उसके बाद से क्या करना है, इन दोनों में x कॉमन है तो x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 3, और प्लस इन दोनों में केवल 1 कॉमन है तो x माइनस 3 कर देंगे। x माइनस 3 एक ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि दो ब्रैकेट सेम है, और ये हो जाएगा x प्लस आपका 1 हो जाएगा।
अब कर देंगे इसका बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि x क्या था प्लस में जाएगा तो माइनस में, और इधर x प्लस 1 बराबर 0, तो x इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। तो इधर क्या था, x क्या था प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो यही शून्यक लिखेंगे यहाँ पे, शून्यक बराबर 3 और 3 और माइनस का 1, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको शून्यक याद कर लेंगे एकदम बिल्कुल आसान तरीका से। तो पेपर में एक क्वेश्चन शून्यक पर जरूर आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया गया है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास एक सूत्र होता है द्विघात समीकरण बनाने का, तो चलिए उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे क्या, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद के लिए भी होता है द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है, क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा क्या है बीटा क्या बताता हूं आपको, और यहां पे एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, कैसे देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, शून्यकों का योग, क्या होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग इंटू एक्स, और यहां पर होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या था शून्यकों का गुणनफल। तो यहां लिख दें क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये भर देंगे। अब चलिए इसका मान भर देते हैं जो आपका दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस शून्यकों का योग, तो -3 है तो -3 भर देंगे, और यहाँ पे एक्स प्लस है प्लस शून्यकों का गुणनफल का जाए 2, तो यहाँ 2 भर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, आगे हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2, यही आपका द्विघात बहुपद हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है, मैं इसलिए आप सबको ये क्वेश्चन करा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया आपका 8वां क्वेश्चन नंबर, आपका 8वां कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए ये भी आपका द्विघात बहुपद से क्वेश्चन है, चलिए इसको लिखेंगे हल। सबसे पहले हमको शून्यक ज्ञात करेंगे, क्या दिया गया आपका, दिया है, क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसका हम सबसे पहले शून्य निकालेंगे मध्य पद तोड़ करके, तो चलिए कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7 को ऐसे दो भागों में तोड़ना कि इन दोनों को जोड़े या घटाएं तो 7x आए, और गुणा करें तो 10। चलिए 5x प्लस 2x कर लेते हैं प्लस 10 हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, इन दोनों में से हम कॉमन कर लेंगे x को कॉमन, तो x प्लस 5 हो जाएगा, और प्लस इन दोनों में 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस का यहाँ पे 5 हो जाएगा। इन दोनों में x प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, आगे कैसे करेंगे, देखिए x इक्वल टू x प्लस 5 इक्वल टू करेंगे 0, तो x इक्वल टू आपका माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ से एक निकल जाएगा शून्यक, और x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस का 2 निकल जाएगा, 2 शून्यक हो गया। चलिए एक को हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर आपका -2, ये हो गया। अब उसके बाद से क्या करेंगे, देखिए आगे अब इस तरीके से हल करेंगे। अब अल्फा बीटा मान लिए, अब हमको शून्यकों का योगफल निकालना है, सत्यता की जांच करना है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो आइए सबसे पहले हम ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो ये द्विघात समीकरण दिया गया है, तो हम द्विघात समीकरण के व्यापक पद से ए बी सी का मान की तुलना करके निकाल लेंगे। द्विघात तो समीकरण का व्यापक पद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर क्या हो जाएगा आपका, ए का मान निकाल लेंगे, तो ए का मान यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 कर लेंगे। बी का मान क्या है आपका, बी का मान 7 है,
तो 7 कर लेंगे, और सी का मान आपका क्या है 10 है, तो 10 लिख लेंगे। अब चलिए हम इसी को हल कर लेते हैं। तो ए बी सी का मान हमको पता हो गया, तो शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है माइनस का 5 प्लस माइनस का 2 बीटा है बराबर माइनस बी का मान कितना दिया गया, देखिए यहाँ 7 है, तो 7 भर देंगे 7, और ए का मान 1 आया है तो 1 भर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, देखिए दोनों इक्वल आएगा, -5 प्लस -2 इक्वल टू -7, तो -7 इक्वल टू आपका -7, ये पहला हो गया आपका शून्यकों का योग, ये हो गया सत्यता की जांच। उसके बाद से करेंगे क्या शून्यकों का गुणनफल, तो आप लोग लिखिएगा क्या शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बटे ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा -5 -2, तो -5 गुणे -2 बराबर सी का मान यहाँ निकाले 10, देखिए सी का मान 10, तो 10 भर देंगे, और ए का मान तो 1 आया है, तो 10 बटे 1 यानी कि 10 ही हो जाएगा। तो -5 गुणे -2 आपका हो जाएगा केवल 10, क्योंकि गुणा के रूप में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 10। तो यहाँ से आपका शून्यकों का गुणनफल भी सत्यता की जांच हो गई। तो इस तरीके से आप लोग इसको बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे, यकीन मानिए आपको ये 4 नंबर में पेपर में आता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला दिया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आ गया रैखिक समीकरण, दो चरों में रैखिक समीकरण वाला क्वेश्चन। ये आपका दो चरों में रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखिएगा हल, ठीक है। उसके बाद से देखिए कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर x और y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 18, समीकरण एक ये हो जाएगा आपका। और दूसरा क्या है x माइनस 2y बराबर आपका 2 हो जाएगा, समीकरण ये आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको हल करना है, किस तरीके से हल करेंगे। देखिए आप लोग बोर्ड पेपर में तीन ठो आप लोगों को नियम पढ़ाया गया होगा क्लास 10 में। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। पहला नियम आप लोग पढ़े होंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। दूसरा आप लोग पढ़े होंगे विलोपन विधि, क्या कौन सा विधि विलोपन विधि, विलोपन विधि इलिमिनेट मेथड, विलोपन विधि। आप लोग तीसरा पढ़े होंगे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तीन विधि आप लोग रैखिक समीकरण को हल करने का विधि आप लोग पढ़े होंगे। आप लोग इस जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि इस विधि से हल कीजिए, तो आप लोगों को उसी विधि से हल करना होगा। लेकिन जब तक क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि इस विधि से हल कीजिए, आप लोगों की मर्जी, जो नियम आपका पता है जिससे आप लोगों को आसानी लगता है उस नियम से यानी उस विधि से आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कर लेते हैं विलोपन विधि से। सबसे आसान विधि होता है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि को हल करने का एक तरीका होता है कि किसी एक चर का गुणांक या x का गुणांक या y का गुणांक आपस में हम लोग बराबर करते हैं। चलिए हम लोग बराबर कर देते हैं। देखिए अगर इस समीकरण, देखिए इस समीकरण में x का गुणांक 1 है और यहाँ पे x का गुणांक 2 है, तो समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो x का गुणांक क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या समीकरण, लिखिएगा यहाँ पे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, चलिए तो पहले लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 18। इसमें तो नहीं करना था, समीकरण 2 में करना है गुणा, तो 2 से कर देंगे इसमें 2x माइनस से माइनस 2 दूना यहाँ पर जाएगा आपका 4y इक्वल टू, इसमें भी कर देंगे 2 से जाएगा आपका 2 दूना 4, ऐसे लाइन दे देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, आसान तरीका है। देखिए दोनों का चिन्ह समान है तो दोनों तो कटेगा नहीं, जुड़ जाएगा, तो क्या करने घटाने पर लिखेंगे, यहाँ का घटाने पर, घटाने पर यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। तो इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। ये देखिए प्लस 2x से माइनस 2x कट जाएगा। देखिए प्लस 4y प्लस 3y, यहाँ पे 7y हो जाएगा, और 18 में से घट जाएगा 4 तो आपका हो जाएगा क्या 14, तो y इक्वल टू हो जाएगा क्या 14/7।
तो y का मान क्या हो जाएगा आपका, y का मान हो जाएगा, कट जाएगा तो y का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका y का मान निकल गया। उसके बाद से हमको निकालना है क्या, x का मान। y का मान तो निकल गया। अब किसी एक समीकरण में y का मान लिख देंगे। चलिए हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 देखिए यही ना है समीकरण 1, 2x प्लस 3y बराबर 18। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 18। अब देखिए y का मान 2 आया है, यहाँ पे जहां जहां y है वहां पे 2 भर देंगे, एक ही जगह y है यहाँ पे 2 भर देंगे। तो 2x प्लस 3 और गुणा में y है तो यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा इक्वल टू 18। 2x 3 दूना आपका 6 हो जाएगा इक्वल टू 18। ठीक है, उसके बाद देखिए 2x ये प्लस जाकर माइनस हो जाएगा तो 18 माइनस का 6, तो 2x इक्वल टू ये हो जाएगा क्या आपका 12 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 12, इधर क्या है 2, इधर गुणा में जाएगा तो भागा हो जाएगा, यहाँ पे 2 ये कट जाएगा 6 बार में, तो आपका x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, x का मान 6 और y का मान 2। तो इस तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, 70 में 70। टॉपर ऐसे लिखते हैं, मेरा बोर्ड एग्जाम में 100 में 97 नंबर है, तो आप लोग का भी इतना 97 नंबर आ सकता है अगर ऐसे लिखेंगे तो। ठीक है, ऐसे आपको लिखना होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। देखिए अब आ गया नियम, अब विधि आ गया, विधि का नाम बोल दिया है, विधि का नाम बोल दिया प्रतिस्थापन विधि, तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना होगा। देखिए प्रतिस्थापन विधि का नियम क्या होता है कि किसी एक समीकरण को हम लोग उठाएंगे और एक समीकरण में दो चर होगा, तो दो चरों में से किसी एक चर का मान दूसरे चरों के पद में हम निकाल लेंगे और उस चर का मान समीकरण दूसरे में भर देंगे, वहां से एक चर का मान निकल जाएगा, उसके बाद से किसी एक चर का मान निकल जाएगा तो किसी एक समीकरण में उस चर का मान रख देंगे तो दूसरा समीकरण का मान निकल जाएगा। आइए देखिए सबसे पहले कैसे हल करेंगे। देखिए मान लेते हैं, चलिए हम समीकरण 1 से ले लेते हैं, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है उसको लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, चलिए हम इस समीकरण 1 में हम x का मान निकालते हैं, तो x को इधर रखेंगे y को भेज देंगे उधर, तो x इक्वल टू 2, y इधर माइनस में जाएगा तो प्लस, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए अब इस x का मान समीकरण 2 में भर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो समीकरण 2 लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे, तो 4x प्लस 7y इक्वल टू आपका ये 30 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे x के स्थान पे 2 प्लस y रखेंगे, तो 4 यहाँ पे x यहाँ पे 2 प्लस y प्लस 7y इक्वल टू आपका ये 30। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो गुणा कर लेंगे, 2 4 दूना 8 प्लस 4y में गुणा करेंगे y से तो 4y प्लस 7y इक्वल टू आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, अगला हल कर लेंगे, तो अगला जब करेंगे तो देखिए इसको भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका 7 4 11y इक्वल टू 30, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, माइनस का 8 हो जाएगा। अब उसके बाद से कैसे हल करेंगे, देखिए 11y इक्वल टू 30 में से घटेगा 8 तो आपका आएगा क्या 22, तो y इक्वल टू आपका 22 बट्टे हो जाएगा क्या 11। ठीक है, ये कट जाएगा 11 दूना 22, तो y का मान आपका आ जाएगा 2, तो यहां से आप लोग y का मान 2 निकाल लीजिएगा। उसके बाद से अब तो y का मान निकल गया, अब इस y का मान हम समीकरण नंबर 3 में भर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा कि y का मान समीकरण
3 में रखने पर, तो समीकरण 3 सबसे पहले लिख लेते हैं। ये क्या है, x बराबर 2 प्लस वाई, तो रख लेते हैं x बराबर 2 प्लस वाई। तो x बराबर 2 और y का मान आया है कितना, 2 भर देंगे। तो x बराबर आपका 4। तो यहां से आपका x का मान निकल गया और यहां से y का, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे तो 4 में 4 नंबर मिलेगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं आप सबके लिए बस इतना ही कह रहा हूं कि बस मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही मेरा गुरु दक्षिणा होगा। तो आइए सबसे पहले देखिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन आ गया आपका दो चरों में रैखिक समीकरण वाला और इबारती प्रश्न यानी कि शब्द समस्या वाला। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में हर साल आता ही आता है और इस साल भी आएगा ही आएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को हम संपूरक कोण और पूरक कोण के बारे में थोड़ा समझाते हैं। देखिए संपूरक कोण क्या होता है, तो संपूरक कोण ऐसे दो कोण, जैसे मान लीजिए कोण ए ले लेते हैं और कोण बी ले लेते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है, 180 होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 180 हो, वे दोनों आपस में संपूरक कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो आप लोग देखिए, जब ए और प्लस बी दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, इन दोनों का योगफल हमारा 180 होना चाहिए। तो इस प्रकार के कोण क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। तो हम लोग माने कि माना पहला कोण x है, तो आप लोग यहां लिखिएगा कि माना पहला कोण x डिग्री है तथा दूसरा कोण y डिग्री है। ऐसे मान लेंगे लोग, ठीक है, कि पहला कोण x डिग्री है और दूसरा कोण y डिग्री है। तो कह रहे दो संपूरक कोण, तो लिखेंगे क्या, शर्त अनुसार लिखेंगे क्या, प्रश्न से क्या हो जाएगा, जब दोनों ये आपस में संपूरक है तो इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 के बराबर। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। यहां से ये इसको हम मान लेंगे क्या, पहला समीकरण। ठीक है, क्या मान लेंगे, पहला समीकरण। उसके बाद से कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लेते हैं, देखिए यही मान लेते हैं कि जो ये x कोण है ना, ये बड़ा कोण है कितना से, y से। क्या है, y से बड़ा है। हम मान ले रहे हैं कि जो x है वह किससे है, y से बड़ा है। तो दूसरा शर्त क्या बन जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे शर्त, फिर लिखेंगे क्या, शर्त से कह रहा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण x है और कितना अधिक है, इससे 18 डिग्री। तो जब हम छोटा कोण में 18 डिग्री ऐड कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि 18 प्लस वाई। इसको मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 2। देखिए दो समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे, हमारा x और y का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे x का मान हमारा ऑलरेडी निकल चुका है, x बराबर 18 प्लस वाई हो चुका है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, यहां से y का मान निकल जाएगा। तो आइए लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये सब क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आता है। चलिए, तो उसके बाद से क्या करने, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 है। तो x का मान कितना है, 18 प्लस वाई भर देंगे। तो 18 प्लस वाई, अब पहले से एगो y इधर है आपका, 180 हो जाएगा। डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये भी डिग्री है, तो ये 2y हो जाएगा, 2y बराबर 180। ठीक है, 2y बराबर 180 आ जाएगा, तो माइनस का आपका 18। तो 2y बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा, आपका 2 आएगा। इधर 7 में से जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 6
और ये हो जाएगा आपका ये 162। तो y इक्वल टू 162 और इधर 2 कितना है, गुणा में जाएगा तो भागा हो जाएगा 2 से। जब काट देंगे तो y का मान ये हो जाएगा, देखिए 8 और 81, यानी y का मान 81 डिग्री। पहला क्वेश्चन निकल गया, यानी पहला y का मान निकल गया। अब उसके बाद हमको निकालना है x का मान। तो देखिए समीकरण नंबर 3 में y का मान भर देंगे तो x का निकल जाएगा। तो यहां लिखेंगे क्या, y का मान, समीकरण नंबर y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 18 प्लस y। तो x इक्वल टू 18 और प्लस y का मान आपका आया 81। तो भर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, चलिए भर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 999, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग पहला का 99 डिग्री और दूसरा का 81 डिग्री, इस तरीके से आप लोग लिख के आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो 4 में 4 मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि किसी और का भला हो सके। जो लोग गरीब है, नहीं पढ़ सकते हैं कोचिंग में, तो मैं आप सबको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ये क्लास आप लोग कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छा नंबर लेकर आएंगे, अगर कुछ भी नहीं पढ़े तब भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये हर साल पेपर में 6 नंबर में आता है, ये 6 नंबर में आता है, और ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चे छोड़ करके आते हैं। लेकिन यकीन मानिए आप लोग वीडियो से जुड़े हैं ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले लिखेंगे हल, और क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए भिन्न हमको निकालना है ना, तो भिन्न निकालने से पहले थोड़ा सा हम लोग भिन्न के बारे में जानते हैं। भिन्न बनाने के लिए हमको 2 चीज की जरूरत होती है, सबसे पहले अंश की और हर की। अंश और हर हमको पता होगा तो हम लोग भिन्न बना लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में अंश ही मानेंगे कि माना अंश x है और हर क्या है, y है। चलिए ऐसे मानते हैं कि माना भिन्न का माना भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है। ऐसे आप लोग मान लीजिएगा कि माना भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है। अब आगे करेंगे, देखिए अब जैसे बोला है वैसे, तो अंश पता हो गया हमको, हर पता हो गया, तो भिन्न क्या होगा, तो लिखें तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा अंश बटे हर, यानी कि x बटे y। ये आपका हो जाएगा क्या, भिन्न। ये भिन्न है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन, इतना तो हम अपने मन से किए हैं। अब क्वेश्चन करेंगे, कह रहा कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। तो चलिए लिखिए प्रथम शर्त, लिखिए प्रथम शर्त, ठीक है। प्रथम शर्त क्या है आपका, कह रहा है कि हम अंश में एक जोड़ रहे हैं, तो अंश क्या है, x प्लस एक जोड़ दीजिए, और बट्टे क्या रहा है कि हर में एक घटा दें, तो y है, इसमें से एक घटा देंगे तो -1, बराबर कह रहा है तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। तो हम लोग यहाँ 1 लिख लेंगे और इसका बट्टा 1 मान लेंगे। अब इसको हमको कैसे भी करके हमको क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। तो हम कर देंगे तिरछा तिरछी गुणा, तो गुणा करेंगे 1 से तो वही हो जाएगा x प्लस 1, और इधर भी एक ही है तो वही हो जाएगा y माइनस 1। देखिए y को लेकर आएंगे और x एक को उधर भेजेंगे, तो x ये आएगा प्लस में, तो माइनस का y बराबर माइनस का 1 वही है, ये जाएगा प्लस तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 -1 -2, ये आपको समीकरण नंबर 1 यहां मान लेंगे, समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो आपका ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो कह रहा है, यहां कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, भिन्न ज्ञात कीजिए। यहां हर अंश की बात नहीं कहा है, तो अंश जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, तो लिखेंगे द्वितीय शर्त।
तो यहां आप लोग लिखिए क्या, द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त आपका क्या हो जाएगा, अंश की बात कुछ नहीं बोला है, अंश x है, x ही रहने देंगे। बोला है कि हर में एक जोड़ना है, तो हर y है, इसमें प्लस एक कर देंगे। तो कह रहा है कि वह भिन्न 1/2, देखिए यहाँ कह रहा है तो वह 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 इसके बराबर कर देंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब इसको भी हल कर लेंगे तो यहाँ से एक और समीकरण मिल जाएगा, तो गुणा करते हैं, जाएगा 2x तिरछा तिरछी गुणा इक्वल टू y प्लस का 1। ये y को लाएंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू आपका 1, समीकरण नंबर ये हो जाएगा क्या, दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को जब हम हल करेंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। चलिए हम लगाते हैं विलोपन, समीकरण 1 को यहां लिख लीजिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, समीकरण क्या है, 1 है। हम लगा दे रहे हैं विलोपन, चलिए यहां लिख लेते हैं क्या, विलोपन विधि से, विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि। देखिए y का गुणांक बराबर है, लेकिन y का चिन्ह भी बराबर है, तो क्या करने, घटा देंगे, लिखेंगे क्या, घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा प्लस, प्लस वाई से माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x में से घटेगा तो x, तो केवल x इक्वल टू, देखिए 2 और 1 आ जाएगा 3, तो x का मान 3 आ गया यहीं से। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भर देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा, तो लिखिए, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, चलिए लिख लेते हैं, समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। अब x का मान भर देंगे तो x का मान 3 आया, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, ये 3 को भेजेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, अब प्लस है तो माइनस का 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5, माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5, इससे ये कट जाएगा, y इक्वल टू आपका 5 आ गया। अब देखिए y का भी मान आ गया और x का भी मान आ गया, तो देखिए यहाँ पे हम लोग भिन्न क्या मान थे, x बटे y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, x का मान आया आपका 3, तो 3 हो जाएगा, और y का मान आपका आया क्या, 5, तो ये 5 हो जाता है, यही भिन्न आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका। अब आ गया हम लोग क्या, द्विघात समीकरण। अब हम लोग आ गए हैं किसमें, द्विघात समीकरण में। हर चैप्टर से मैं आप सबके लिए 2-3 क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट ले आऊं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाएंगे ना तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले लिख लेंगे 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7। ठीक है, देखिए करना क्या है, हम कर देंगे तिरछा तिरछी गुणा, तो कर देते हैं x² माइनस 2 से x में करेंगे तो आपका x² माइनस 2 बराबर 7 से करेंगे 1 में तो 7 ही हो जाएगा। इधर देखिए माइनस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x² बराबर 7 और प्लस का 2 हो जाएगा, तो x² बराबर हो जाएगा ये 9। ठीक है, अब देखिए हमको x का मान निकालना है ना, तो इधर क्या है, वर्ग में जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट के अंदर 9 हो जाएगा, तो x इक्वल टू, ये किसका वर्गमूल है, 3 का है, 3 का है तो जाएगा प्लस माइनस 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी कोई संख्या वर्गमूल से बाहर आती है तो प्लस और माइनस दोनों में होती है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस दोनों। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा x का मान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन आता है। विविक्तर निकालने के लिए कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल समान होता है तो विविक्तर d का मान क्या होता है, 0 होता है, तो d इक्वल टू क्या होता है आपका, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, ये होता है। तो सबसे पहले जो आपका समीकरण दिया गया, देखिए 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0, यहां से हम लोग a b c का मान निकाल लेंगे तुलना करके। किससे तुलना कर लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण का ये आपका क्या है, व्यापक पद से क्या करेंगे,
तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर चलिए तुलना कर लेते हैं। तो ए का मान कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, और सी का मान आपका के हो जाएगा। अब देखिए बोल दिया मूल समान है, जब भी मूल समान होता है तो विविक्तर डी का मान क्या होता है 0 होता है। तो ये विविक्तर डी का मान क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी का मान -6 का वर्ग कर देंगे, -4 इंटू ए का मान 3 आया 3 कर देंगे, इंटू सी का मान कितना आया था ये के, तो के भर देंगे। यहां से 0 इक्वल टू 6 के 36, 4 तिहाई माइनस का 12 के हो जाएगा। इस के को लाएंगे तो प्लस 12 के हो जाएगा इक्वल टू 36, तो के इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 36/12, ये कट जाएगा आपका। तो के का मान क्या हो जाएगा, के का मान आपका हो जाएगा क्या 12 तिहाई 36 3, तो के का मान आपका 3 हो जाएगा, और यही के का मान पूछा है। तो इस तरीके से आप लोग आराम से बोर्ड पेपर में करके आइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर। मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिस तरीके से पेपर में पूछ सकता है, एग्जामिनर का माइंड कहां तक जा सकता है, वहां तक मैं आप सबके लिए ट्राई करके लेकर के आया हूं कि बच्चों के लिए एक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, हर साल पेपर में आता है, और बहुत ही मेहनत से मैं आप सबके लिए यह वीडियो ढूंढ करके लेकर आया हूं, और ये क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से ढूंढा हूं, और कई सालों का पेपर देखने के बाद से यह वीडियो बना रहा हूं। तो ये बस आप लोग से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए देखिए, एक कह रहा है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। अब यहाँ पे विविक्तर निकालना है, यानी कि डी का मान, विविक्तर क्या होता है डी। चलिए डी का मान, तो डी इक्वल टू क्या होता है आपका b² माइनस 4ac, हमको इसी का मान निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 की की तुलना कर लेंगे। तुलना किसे करेंगे, तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। जब तुलना करेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा आपका, a का मान 3 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा -2, और c का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। मान भर दीजिए, इसमें d का मान आपका निकल जाएगा। तो d बराबर b², b -2 का वर्ग हो जाएगा, -4 इंटू a का मान 3 हो जाएगा, और c का मान 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा आपका, तो d इक्वल टू आपका 2 दूना 4, माइनस का हो जाएगा 4। तो देखिए d इक्वल टू 4 में से 4 जाएगा आपका 0, तो d का मान आपका 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। केवल विविक्तर d का मान पूछा है तो d निकाल लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब देखिए थोड़ा सा और आगे अगला टाइप में क्वेश्चन की इस टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है आपके लिए। 16 नंबर कह रहा है कि समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस के बराबर 0 का विविक्तर 88 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। बस वही विविक्तर पर है। चलिए हल कर लेते हैं इसको भी आसान तरीके से। कैसे हल करेंगे देखिए, कह रहा है कि समीकरण तो सबसे पहले समीकरण लिखेंगे 3x² माइनस 4x माइनस के बराबर 0। जब विविक्तर की बात आई है तो हम ए बी सी का मान निकाल लेंगे तुलना करके। लिखेंगे कि तुलना किसे करने पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्यों तुलना हम लोग कर रहे हैं इससे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का व्यापक पद है। तो a b c का मान निकाल लीजिए। चलिए a बराबर आपका 3 हो जाएगा, b बराबर आपका -4 हो जाएगा, और c बराबर -k हो जाएगा। ये आपका हो गया। चलिए हम लोग अब विविक्तर d का मान निकालेंगे। तो d इक्वल टू होता है क्या b² माइनस 4ac, और विविक्तर d का मान दे दिया कितना 88, यहाँ 88 भर देंगे, इक्वल टू b का मान -4 का वर्ग कर देंगे, -4 इंटू a का मान ये 3 हो गया, इंटू सी का मान -k भर देंगे। अब यहाँ 88, यहाँ से आपका k का मान निकल जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, -4 तिहाई 12, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12k हो जाएगा। ये इधर क्या है प्लस में जाएगा तो माइनस, तो 88 माइनस 16 इक्वल टू 12k। ठीक है, तो 12k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 88 में से चल जाएगा 16, तो आपका 2 बच जाएगा, यहाँ पे 72 आ जाएगा। ठीक है, तो k इक्वल टू आपका 72 बट्टे हो जाएगा 12, तो आपका 12 छक्के 72 होता है, तो 6 बार में, तो k इक्वल टू आपका 6।
तो यही आपका 6 हो जाएगा क्या आंसर। तो इस तरीके से आप लोग बोर्ड पेपर में करके आइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द्विघात समीकरण -4x² -6x+5 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर उसके मूलों की प्रकृति बताइए, यानी ज्ञात कीजिए प्रकृति क्या होगा। ये तो बिल्कुल आसान तरीका है। बिल्कुल सबसे पहले आप लोग क्या कर लेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे। 4x² -6x+5 बराबर 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर क्योंकि ये द्विघात समीकरण का व्यापक पद है तो इसे तुलना कर लेंगे। तो यहाँ से ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो ए का मान 4, बी का मान -6 और सी का मान 5, ये भर लेंगे। उसके बाद से अब देखिए जब ए बी सी का मान निकल गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, विवित्तर निकालेंगे। तो d इक्वल टू विविक्तर d इक्वल टू b² -4ac होता है। तो d इक्वल टू b² -6 का वर्ग हो जाएगा, -4 इंटू ए का मान 4 है तो 4 हो जाएगा, गुणे सी का मान 5 है तो आपका गुणे 5 हो जाएगा। चलिए d इक्वल टू -36 प्लस 36 हो जाएगा, वर्ग है तो देखिए माइनस ये 4 चौको 16 25 आपका 80 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो d का मान देखिए ये आएगा 4। उसके बाद से देखिए 7 में जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये जाएगा माइनस में क्योंकि बड़ा वाला है। अब देखिए d का मान आपका क्या आएगा, d का मान आ गया निगेटिव में। किसमें आ गया, निगेटिव में। तो जब d का मान देखिए यहाँ कर देते हैं, तीनों कंडीशन आपको हम समझा देते हैं। d का मान अगर 0 हो, d का मान अगर प्लस में धनात्मक हो और d का मान अगर निगेटिव हो। जब अगर d का मान 0 आएगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूल समान होंगे। क्या होंगे, मूल समान होंगे, समान होंगे। ठीक है। अगर d का मान धनात्मक आएगा तो मूल क्या होंगे, मूल धनात्मक होंगे और असमान। तो मूल क्या हो जाएंगे, असमान होंगे। मूल तो होंगे लेकिन असमान होंगे। अगर माइनस में आएगा तो मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक। मूल क्या होंगे, काल्पनिक। एक्चुअल में होगा नहीं, केवल हम लोग कल्पना कर सकते हैं। तो क्या आया, माइनस में आया, यानी मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, काल्पनिक। लिखेंगे क्या, काल्पनिक, काल्पनिक। तो आपका मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, काल्पनिक। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप लोग